तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हरीश रावत जी आपका। और विजन ऑफ न्यू उत्तराखंड की बात हो रही है और क्योंकि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं राजनीति से जुड़े हुए भी। पहले तो मैं जी भारत 24 का उत्तराखंड की राजधानी में स्वागत करता हूँ। शुक्रिया मैं समझता हूँ मेरे छोटे भाई धन सिंह जी ने औपचारिकता पूरी कर दी होगी। यदि नहीं की है तो वो औपचारिकता मैं उनकी तरफ से भी और प्रतिपक्ष की तरफ से भी, दोनों की तरफ से पूरी कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भारत 24 लेवल प्लेइंग फील्ड जी उपलब्ध करवाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इन बेस्ट विशेस के लिए। और पहले सवाल के साथ इस सेशन की मैं शुरुआत करती हूं क्योंकि हरीश रावत ये आपका नाम है और इस नाम के मायने होते हैं वो व्यक्ति जो कभी हार नहीं मानता। 2022 में करारी हार मिली, लेकिन 2024 में आप उन सबको भुलाकर अपनी सीट के लिए, हरिद्वार सीट के लिए दावेदारी मजबूत करने के साथ खड़े हैं। कैसी तैयारी है आपकी, क्या थॉट प्रोसेस है उसके लिए? देखिए, तैयारियां पार्टी के लेवल पर होती हैं और पार्टी 5 सीटों जीतने के लिए काम कर रही है और उसमें मैं भी अपना योगदान दूंगा। हरिद्वार के साथ मेरा गहरा रिश्ता रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि और स्थानों के बजाय जो है हरिद्वार में मैं ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा हूँ। और ये दिलचस्पी का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि भाजपा ने अचानक कुछ ऐसी चुनौतियां खड़ी कर दी हरिद्वार के अंदर, जिससे मुझे लगा कि कुछ देर के लिए ही सही लेकिन मैदान में उतरना चाहिए जी और उनकी चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर यदि सत्ता चुनौती देने लग जाए बजाय काम करने के, सत्ता को परफॉर्मेंस पे बेस होना चाहिए और अपोजिशन को कि वो किस तरीके से विपक्ष के रूप में अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है उसको करना चाहिए। लेकिन यहाँ हो उल्टा रहा है, यहाँ सत्ता चुनौती दे रही है, अब अपोजिशन के काम तो कर नहीं रही है और अपोजिशन के लिए बड़ा मुश्किल ये हो रहा है कि वो चुनौती स्वीकार करे या उनकी नॉन परफॉर्मेंस पर जो विपक्ष के रूप में उनका दायित्व है उसको पूरा करे। तो ये हम लोग जो है किसको पहले करें उस उलझन में रह जा रहे हैं। जी, आपकी इसी स्पिरिट को मैं सलाम करती हूँ, लेकिन इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन करे 2024 की तैयारी के मद्देनजर भी। तो कांग्रेस पार्टी की तैयारी क्या है? कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर हमने अपनी संगठनात्मक इकाइयों को गठित कर दिया है और उसका टेस्ट इस समय बागेश्वर के उपचुनाव में थोड़ा बहुत होगा। जी, यूँ तो सामान्यतः जो उपचुनाव होते हैं उनमें सत्ता पक्ष धन बल, जनबल, सरकारी बल सबका उपयोग करता है, लेकिन बागेश्वर में हमें पूरा भरोसा है कि इस बार लोकतंत्र की जीत होगी, सत्ता बल और धन बल की जीत नहीं होगी। लोकतंत्र की जीत होगी। लेकिन अब ये भी तय है रावत जी कि अब कांग्रेस अकेली नहीं रह गई है, अब तो इंडिया बन चुका है, INDIA गठबंधन बन चुका है वर्सेस NDA की लड़ाई 2024 में सामने खड़ी है। यानी कि सीधे सीधे INDA की लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी से वर्सेस की स्थिति है। तो कितनी तैयारी है INDIA गठबंधन की? देखिए, पहली चुनौती हमारे सामने ये थी कि जिनको हम संवैधानिक व्यवस्था से बंधा हुआ देखते हैं, जिनको हम इस बात को देखते हैं कि वो गांधी, नेहरू, अंबेडकर और भारतीय संविधान की मूल्य और मान्यताओं की रक्षा के लिए खड़े हैं, तो वो सारा विपक्ष एक छत के नीचे आए। हम पटना में एक छत के नीचे बैठे और वहां से हमने कुछ दूरी बेंगलुरु तक तय की और अब हम 31 तारीख को, इसी 31 को मुंबई में बैठ रहे हैं और 1 तारीख
तक वहाँ 2 दिन बैठेंगे और उसमें क्या स्वरूप आगे का रहेगा, जिसमें 1 to 1 किस प्रकार से चुनौती दी जा सकेगी भारतीय जनता पार्टी को, उस पर भी विचार करेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा हम इस बात पर विचार करेंगे कि आगे के लिए हमारा रोड मैप क्या होगा, क्योंकि हम केवल ये नहीं दर्शाना चाहते कि हम विरोध के नाम पर विरोध एकजुट हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि वर्तमान सरकार जो हर मोर्चे पर फेल दिखाई दे रही है, विशेष तौर पर जन कल्याण के मोर्चे पर, सामाजिक न्याय के मोर्चे पर, शांति और सौहार्द के मोर्चे पर, हमारी सीमाओं के मोर्चे पर, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, ये सारी चीजें बड़ी चुनौतियां हैं देश के सामने जो है। इन मोर्चों पर सरकार विफल दिखाई दे रही है। तो हम मुंबई के अंदर चर्चा करेंगे कि हमारा क्या एजेंडा रहेगा, क्या आगे की दृष्टि क्या रहेगी, आगे के रोड मैप को लेकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जी की तर्ज पर हम कुछ चीजों पर विचार करेंगे जी। और साथ साथ किस तरीके का हमारा सेक्रेटरीट रहेगा, सचिव क्या स्वरूप रहेगा, उसको भी तय करेंगे। क्योंकि हमारा मानना ये है कि इंडिया जो भारत है और भारत जो 24 भी है, तो भारत जुड़ता जाएगा और इंडिया जीतेगा। तो हमको 2024 इंडिया के लिए जीतना है, भारत के लिए जीतना है, भारत के आम लोगों के लिए जीतना है और लोकतंत्र के लिए जीतना है, इस संविधान के लिए जीतना है। लेकिन इस नाम से बड़ी दिक्कत हुई बीजेपी को। INDIA आपने नाम रखा तो बड़ी दिक्कत हो गई। कहने वाले ये भी कहते हैं कि आपको लगता होगा कि चुनौतियां बाहर हैं, लेकिन असली चुनौतियां तो गठबंधन के अंदर हैं। हाँ, चुनौतियां हैं। हम अलग अलग राज्यों के अंदर एक दूसरे के सामने भी खड़े हैं, हम प्रतिद्वंदी है कई जगह जो है, और कुछ महत्वाकांक्षाओं की टकराहट भी हो सकती है। लेकिन जब आप बड़े उसमें देखते हैं, एक बड़ी दृष्टि से देखते हैं, तो फिर इन सब चीजों को भुलाना पड़ता है। तो जो सबसे बड़ी परेशानी सत्ता को हुई है, उनको लगता था कि ये पटना में ही नहीं जुटेंगे और जुटेंगे तो एक दूसरे को गाली देते हुए निकलेंगे, और जब ऐसा नहीं हुआ तो उसकी बौखलाहट तो ऐसा हुआ प्रधानमंत्री हरीश रावत जी, ऐसा नहीं हुआ। एक दूसरे को आपने कहा कि ऐसा लगता था इनको गाली देकर निकलेंगे। आम आदमी पार्टी से क्या गठबंधन में दिक्कत नहीं है? सीधा सवाल है मेरा आपसे। नहीं, गठबंधन से तो देखिए, जब राज्यों में हम एक दूसरे के सामने खड़े हैं तो गठबंधन में दिक्कतें आएंगी, मगर हमने कहा कि कभी कभी व्यापक हित में बहुत सारे फैसले लेने पड़ते हैं। जब आप देश के लिए फैसला ले रहे हैं, जब आप लोकतंत्र के लिए फैसला ले रहे हैं, संविधान की रक्षा के लिए फैसला ले रहे हैं, तो आपको ये छोटे मोटे जो टकराहटें हैं इनको पीछे रखना पड़ेगा। अगर मैं इसे कहूं कि कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे तो शायद सही शब्द होगा। यकीनन। और आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं? हमने कहा है कि कांग्रेस हर तरीके से, क्योंकि हम सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए सब लोग मिल करके जुड़ करके खड़े रहें। जो 26 दल इकट्ठा हुए हैं, बल्कि और भी आने को तैयार हैं, वो सब आकर के इकट्ठा हों और इकट्ठा रहें और 2024 में इकट्ठा चुनाव लड़ें और जीतने के बाद इकट्ठा होकर के एक वैकल्पिक सरकार देश के सामने प्रस्तुत करें, एक सरकार दें। जल्दी वैकल्पिक नहीं बल्कि एक सरकार दें। हरीश रावत जी, जल्दी से खबर दे दीजिए, ये ब्रेकिंग न्यूज कि कौन कौन है जो जुड़ने और वाला है आपसे, इंडिया गठबंधन से, और कौन कौन जुड़ने वाला? देखिए, राज्यों के स्तर पर बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं। हितग्राही कामगार पार्टी है महाराष्ट्र के अंदर, वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। इसी तरीके से झारखंड में एक आध दो जगह से संकेत है। हमारे उत्तराखंड के अंदर संकेत हैं इस बात के कि कुछ सामाजिक संगठन, कुछ राजनीतिक संगठन वो भी हमारे साथ आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इंडिया के स्वरूप का स्वागत किया है, उन्होंने विपक्षी दलों की एकता का स्वागत किया है। जो स्वागत कर रहे हैं, इसका मतलब है वो कहीं न कहीं पर हमारे आगे की चुनौती के भागीदार बन सकते हैं, हमारे साथ चल सकते हैं। तो हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर कितने लोग जुट पाएंगे ये देखेंगे जी। और स्थानीय स्तर पर भी हम इस बात को देखेंगे, जो लाइक माइंडेड लोग हैं और लाइक माइंडेड
इंडिविजुअल्स भी हैं, हम उनको भी इस लड़ाई में सम्मिलित करेंगे, लेकिन क्योंकि ये देश की साझा लड़ाई है, आजादी के विरासत की रक्षा करनी है, नहीं, लेकिन रावत उसके जी, मूल्य और मान्यताओं की रक्षा करनी है। वो लाइक माइंडेड आप लोग सब साथ जुड़े तो, लेकिन फिर शरद पवार की पैतरेबाजी क्या कांग्रेस को दिक्कत नहीं कर रही? शरद पवार वर्सेस अजीत पवार जो इस वक्त एपिसोड चल रहा है, आपको लग क्या रहा है शरद पवार क्या करेंगे, अजीत पवार क्या वापस आ जाएंगे? डिस्कशन तो होता होगा ना गठबंधन के बीच। देखिए, शरद पवार जी को जितना मैं जानता हूं, वो कभी भी किसी भी नॉन सेकुलर पार्टी को ताकत नहीं देंगे, और फिर ऐसी पार्टी को जिसने उनके घर पर हमला किया है, उनकी पीठ पर छुरा भोंका है, तो वो छुरा भोंकने वाले को यदि माफ कर दिया उन्होंने, तो फिर मराठा कैसे? तो और फिर शरद पवार जी को जो लोग जानते हैं, वो इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं कि शरद पवार जी जो कुछ कह रहे हैं वो एक रणनीति के तहत कह रहे हैं, और वो रणनीति आगे आने वाले दिनों में दिखाई देगी। और मैं समझता हूँ शरद पवार जी को लेकर के हमारे गठबंधन में कहीं किसी प्रकार की कोई उलझन नहीं है। लेकिन हमारी समझ भी साफ है और शरद पवार जी की समझ भी बिल्कुल साफ है। जी, जगदीश चंद्रा जी इस वक्त हमारे बीच आ चुके हैं। सर, स्वागत करती हूँ आपका और इस चर्चा को भी आगे बढ़ाती हूँ। जगदीश जी, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ उत्तराखंड की धरती पर। आपका पुनः आगमन हमारे लिए शुभ हो। लेकिन अभी आपने शरद पवार की तो बात कर ली, लेकिन अजित पवार का नाम आपने एक भी बार नहीं लिया। लेकिन शरद पवार के बारे में आपने कहा जो लोग शरद पवार को जानते हैं वो लोग ये भी जानते हैं कि शरद पवार क्या सोच रहे हैं, ये समझ पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। मैं सड़े हुए आलू का जिक्र नहीं करता, वो सड़े हुए आलू हैं। अजीत पवार हों, छगन भुजबल हों, जो लोग डर करके सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स आदि से परेशान होकर के हथियार डाल गए लड़ाई के वीर से, तो उनका जिक्र क्यों करना है? हम तो जिक्र उनका करेंगे जो रणक्षेत्र में खड़े हैं। इतिहास वो लोग बनाते हैं जो लोग रणक्षेत्र में खड़े रहते हैं और हर स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। तो अजीत पवार तो पीठ दिखा करके भाग गए। भाग गए अजीत पवार, आप कह रहे हैं? भाग गए, और वो वापस उनकी घर वापसी नहीं होगी। उनकी शरण में चले गए। भाई, जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री से बड़ा तो एनडीए का कोई व्यक्ति है नहीं, और प्रधानमंत्री जी ने भोपाल से ललकार करके कहा कि ये भ्रष्ट हैं, और नाम लेकर के कहा भ्रष्ट हैं, और भ्रष्ट बताने के 2 दिन बाद प्रधानमंत्री जी ने कुछ ऐसा जादू किया कि वो भ्रष्ट जो है बिल्कुल स्वच्छ हो गए और वो उनकी पार्टी के गठबंधन में साथ आ गए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अजित पवार के सारे पाप धुल गए, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, लेकिन आपने अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही वो तो भाजपा में जब तक आप भाजपा से बाहर हैं तो आप जो है गंदे हैं, भ्रष्ट हैं, सब कुछ हैं, और जैसे आप भाजपा के नजदीक आते हैं तो आप जो है बिल्कुल गंगा जल से धुले हुए, क्या पवित्र, सारे तीर्थों के जल से धुले हुए हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। आपने सर एक बड़ी मजेदार अभी बात कही, पूरे देश के अंदर देख लीजिए आप, जो है हमारे दोस्त हैं असम के मुख्यमंत्री शर्मा से लेकर के, उनको सबसे भ्रष्ट बताते थे तरुण गोगोई सरकार के अंदर, लेकिन आज उनके मुख्यमंत्री हैं। तो ये भाजपा का सगल है कि विपक्ष के लोगों को बदनाम करो, उन पर आक्रमण करो, और यदि उनके साथ आ जाओ तो फिर आप उनके दिले बहार हैं। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो लोग रण क्षेत्र में डटे रहते हैं असली लड़ाई वही लड़ते हैं। मेरा सवाल यह है कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के सामने क्या राहुल गांधी का चेहरा होगा? दूसरा सवाल, पार्टी राहुल गांधी का चेहरा डिक्लेयर करने से झिझक क्यों रही है? तीसरी बात, क्या आपको इस बात का डर है कि अगर आपने राहुल गांधी का नाम डिक्लेयर कर दिया तो 2019 जैसा हाल ना हो जाए? राहुल गांधी हमारे नेता हैं, और देश भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी को अपना नेता स्वीकार कर चुका है, क्योंकि इतनी कठिन तपस्यापूर्ण चुनौतीपूर्ण यात्रा के बाद लोगों का परसेप्शन पूरी तरीके से बदला है। आज जो उनकी मोहब्बत की दुकान है, वो मोहब्बत की दुकान भारत के लोगों को अपनी समस्या का समाधान दिख रहा है उसमें।
दिख रहा है। अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री का, हमारे पार्टी अध्यक्ष भी और श्री राहुल गांधी जी भी स्पष्ट कर चुके हैं कि इंडिया बैठेगा 2024 के चुनाव के बाद और हम बैठ करके तय करेंगे कि कौन हमारा प्रधानमंत्री होगा, क्या सरकार का स्वरूप होगा। तो हम 2024 का इस पुण्य कार्य के लिए इंतजार करेंगे। और रहा सवाल राहुल जी हमारे नेता हैं, नेता रहेंगे और देश के लिए भी वो लोगों के लिए हमेशा प्यारे रहेंगे। लेकिन एक सही वक्त का आप इंतजार कर रहे हैं। हाँ, रणनीति जब आप डिक्लेयर करेंगे, राजनीति के अंदर जब आप डिक्लेयर करेंगे, राजनीति के अंदर रणनीति बहुत और समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और हम समय काल और परिस्थितियों को देख करके निर्णय ले रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, 1 कदम पटना में बढ़े, 2 कदम बेंगलुरु में बढ़े, 3 कदम 4 कदम मुंबई में बढ़ेंगे और जरूरत पड़ी तो कहीं और फिर बैठेंगे और आगे जो है और बेहतर स्वरूप में हर बार इंडिया गठबंधन निखर करके आएगा। और आपने देखा होगा इस पार्लियामेंट के अंदर लोग कह रहे थे आप ये हो जाएगा, ममता जी फलां कर लेंगे, फलां ये कर लेंगे। लेकिन जिस तरीके से इंडिया ने एक साझी चुनौती दी, उसकी बौखलाहट प्रधानमंत्री जी जब नो कॉन्फिडेंस मोशन का जवाब देने के लिए उठे तो उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। इसलिए लगातार मणिपुर मतलब अपने 90-95 मिनट के भाषण में ये भी अच्छा है उन्होंने हार्डली 3-4 मिनट जो है मणिपुर पर खर्च किए, बाकी समय दुनिया भर की बातें करते रहे। लेकिन ये भी अच्छा है कि वो कहते हैं कि जवाब उन्होंने आपको दिया, आप कहते हैं आपने उनको जवाब दिया। वो कहते हैं विपक्ष ने सदन चलने नहीं दिया, आप कहते हैं कि सरकार ने सदन चलने नहीं दिया। बहरहाल इस पर एक लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन क्योंकि आप सब बहुत सीनियर लीडर हैं और आप क्योंकि CWCB में बैठते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जिस तरीके से जिम्मेदारी संभाली गई, आप उसको कैसे देखते हैं? दूसरा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की मौजूदगी में संगठन को एक सही स्तर पर लेकर जाना, इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालना बहुत ज्यादा आसान बात नहीं है। अभी तक आप उसको कैसे समझते हैं? बहुत एक कुशल नाड़ी वैद्य के रूप में, एक ऐसे अध्यक्ष के रूप में देखते हैं जो भारत को और भारत की सामाजिक व्यवस्था को समझते हैं, जो कांग्रेस के और देश के समरसता के सिद्धांत को भी समझते हैं। और समरसता और सामाजिक न्याय का एक अद्भुत कॉम्बिनेशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी में दिखाई देता है। इसीलिए राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे का जो सामाजिक न्याय है, वो सामाजिक न्याय एक ऐसी तलवार बन गया है जो जिस तलवार से इस समय सत्ता घबराई हुई है। और ये हमने मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे लिए, कांग्रेस के लिए मुबारक हो रहे हैं। देखिए, आपने देखा होगा हम यहाँ हिमाचल में जीते, उनके नेतृत्व में हम जो है कर्नाटक में जीते, और अब उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम भी जीतने जा रहे हैं। एक मतलब जीत का सिलसिला शुरू हुआ है और ये सिलसिला रुकेगा नहीं, आप बेफिक्र रहिए। और 2024 तक ये लगातार जीत का सिलसिला चलता रहेगा। मैं 2 की याद दिलाना चाहूंगा। 2002 में उत्तराखंड में जीत का सिलसिला शुरू हुआ था और 2004 आते आते तक हम 11-12 राज्यों में लगातार जीतते गए थे। आज फिर वही सिनेरियो दोहराया जा रहा है, बस इतना अंतर है, पहले इधर वाला पहाड़ी था, इस बार जो है जरा सा उधर वाला पहाड़ी है। पहले उत्तराखंड था, आज हिमाचल है। शुरुआत जो है पहाड़ी से हुई है और पहाड़ की शुरुआत हमेशा कांग्रेस के लिए बड़ी शुभ रही है। बिल्कुल, लेकिन रावत जी, बीजेपी ने तो कह ही दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, बीजेपी ने तो अब कह दिया है, क्विट इंडिया की भी बात कर दी है। बीजेपी अपनी रणनीति के साथ चल रही है, कांग्रेस की अपनी रणनीति है, लेकिन हरीश रावत की क्या रणनीति है? क्योंकि आप सिर्फ उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के एक बड़े चेहरे हैं। 2024 में आपकी भूमिका क्या होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा, मैं ये जानना चाहती हूं कि इस बार आप चुनाव लड़ेंगे या लड़वाएंगे? मेरा इशारा किस तरफ है ये आप समझ रहे हैं। आपने
इतनी प्यारी सी बात कह दी, लड़ाएंगे वाला, मेरा दिल तो वही कहता है, लेकिन बाकी पार्टी तय करेगी। अब एक 55-56 साल के सिपाही को ये तय करना पड़े मैं लड़ूं या लड़ाऊं, तो ये तो ठीक नहीं है। तो पार्टी तय करेगी, हुक्म मानेंगे जो पार्टी का हुक्म रहेगा। बाकी जहां तक 2024 हरक सिंह रावत के लिए आप पिच करेंगे? हरक सिंह रावत के लिए आप पिच करेंगे? मैं ऐसे मामलों पे, व्यक्तिगत मामलों पे मैंने कहा कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरा अधिकार क्षेत्र भी नहीं है। ये अधिकार क्षेत्र पार्टी हाईकमांड का है। लेकिन इतना अवश्य है कि 2024 तक हरीश रावत थमेगा नहीं, उसकी जवान चुप नहीं होगी। और जब तक मैं थमूंगा नहीं, मेरी जवान चुप नहीं होगी, सीबीआई के दोस्त और दूसरे दोस्त हमारे घर पर दस्तक देते रहेंगे। और उसका प्रमाण है कि इस समय भी हमारे घर पर दस्तक दे रहे हैं सीबीआई के दोस्त जो है। तो हम न थमेंगे न चुप रहेंगे, बल्कि संघर्ष के झंडे को ऊंचा उठा करके आगे बढ़ते रहेंगे। मैंने पहले ही आपसे कह दिया कि भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। चलिए, आपकी ये कोशिशें ऐसे ही आगे बढ़ती रहें। और जैसा कि शुरुआत में ही मैंने आपके नाम और उसके मायने का जिक्र किया कि जो कभी हारता नहीं है उसको, वही हरीश रावत है, वही नाम आपका मतलब है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरीश रावत जी। बहुत 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 धन्यवाद। सारे सवालों का आपने बहुत पेशेंटली जवाब दिया। शुक्रिया। भारत 24 को फिर से मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। और जगदीशी हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच पूर्णिमा। थैंक यू सो मच श्री हरीश रावत जी। आपसे मैं दरख्वास्त करूंगी कि आप स्टेज पर बने रहें, और आपके आदर सम्मान के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी जेसी सर से, आप प्लीज स्टेज पर आए। साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री बंशीधर तिवारी जी से, सर प्लीज आप भी मंच पर पधारें। और एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगी कि हम सभी यहाँ पर ग्रैटिट्यूड हमारा व्यक्त करें। साथ ही मिस्टर मनोज जिज्ञासी जी प्लीज स्टेज पर आए। आप चीफ बिजनेस ऑफिसर एंड स्ट्रैटेजिक एडवाइजर है भारत 24 के। मिस रूबिका लियाकत प्लीज स्टेज पर आए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ भारत 24 मिस्टर पवनलाल चंद, एडिटर उत्तराखंड भारत 24, प्लीज आप भी फेलिसिटेशन के लिए मंच पर पधारें। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम यहाँ पर ग्रैटिट्यूड हमारा व्यक्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच। अपना कीमती समय निकालकर सर आप हमारे इस इवेंट पर आए।